प्रार्थना करेंगे। के बाद गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु गुरु साक्षात् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। थोड़ा बैकग्राउंड आवाज आ रहा है तो मैं आपको। ओके, हाँ ठीक है। आपके उधर आवाज ज्यादा आती है प्रभाकर जी, ठीक है। भाई रोड लगो ना बगल से सामने। हाँ हाँ, ओके, रोड है, ओके, इसलिए। हाँ। ओके, ठीक है। पहला प्रार्थना करेंगे, बाद में आपको मीट करेंगे। चलो, यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। ओ हिडन लाइफ, ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन by doing एवरी एटम, every atom. ओ हिडन लाइट O hidden light शाइनिंग इन shining in एवरी क्रिएचर, every creature. ओ हिडन लव O hidden love एम्ब्रेसिंग ऑल इन वननेस, embracing ऑल इन वननेस। all in oneness. मे ईच May each हु फील्स who feels हिमसेल्फ himself एज as वन विद दी, one with thee. नो ही इज Know he is आल्सो वन also one विथ एवरी अदर। with every other. यस, थैंक यू। यस, थैंक यू सभी को। चालू करेंगे। मैं आपको मीट करता हूँ प्रभाकर। यस, थैंक यू। तो अभी हम जो ले रहे हैं थियोसॉफी के पार्ट, ये बुक ले रहे हैं। जैसे लंबी जा रही है तो लेकिन समझ के जा रहे हैं, ठीक है। तो पेज नंबर हम आगे, जो जो उमाशंकर पांडे जी, उन्होंने लिखी है थियोसॉफी के पार्ट, ये बुक, तो उनके हम लेंगे। पेज नंबर 204 तक हम आ गए हैं वैसे। ओके, तो उधर तक आ गए हैं, तो उससे आगे हम जाएंगे अभी। ओके, तो मैं थोड़ा इसमें पल पल में डिटेल्स सेवा 1329। यस, हो गया। तो हम कर रहे हैं बात बुराई की समस्या के बारे में कर रहे हैं। आज खत्म करेंगे बुराई की समस्या। हम्म आज होता हो जाएगा बुराई की समस्या की, हम खत्म करेंगे। तो बुराई भी होनी चाहिए, हमने ये सीखा है अभी। लाइफ में, जीवन में बुराई भी होनी चाहिए, अच्छाई भी होनी चाहिए। एक बार जब हमें अपनी वास्तविक आंतरिक प्रकृति का पता चल जाता है तो बुराई परिप्रेक्ष्य में आ जाती है। एक बार हमें अपनी वास्तविक आंतरिक प्रकृति का पता चल जाता है तो बुराई परिप्रेक्ष्य में आ जाती। तो हम खुद को आंतरिक से हमें पता चलता है ना अपने खुद के बारे में, तब वो बुराई इतना ये नहीं लगती। मीन्स नॉर्मल जैसा लगता है बुराई के बारे में, वो ऐसा नहीं लगता है। ठीक है। हाँ, तो ये है। आज संसार को देखते हुए हम बुराई के प्रमाणों में व्यस्त हो सकते हैं। तो आज जो संसार है उसमें खाली हम बुराई को देखते बहुत व्यस्त हो जाएंगे, क्योंकि हम बड़े पैमाने पर संघर्ष देख रहे हैं जो स्वयं को एक भयानक विश्व क्रांति के रूप में प्रस्तुत करता है। तो आजकल दुनिया में बहुत सारा संघर्ष चल रहा है, तो वो एक भयानक विश्व क्रांति के रूप में वो प्रस्तुत किया जाता है। बहुत सारा संघर्ष चल रहा है, इसमें बुराई भी होती है। तो वो देख रहे हैं। समाज अपनी असुरक्षा की गहरी भावना से ग्रस्त है, ये सही है। हम समाज अ, अपनी असुरक्षा की गहरी भावना में ग्रस्त है, ये ठीक है। हम जब ध्यान करते तो बहुत निकल जाता है धीरे धीरे, लेकिन समाज को लगता है कि वो असुरक्षित है, बहुत सारे लोगों को लगता है वो असुरक्षित है। तो उसके कारण है क्योंकि वह बुराई की विस्फोटक शक्तियों को क्रियान्वित होते देखता है, क्योंकि वह
बुराई की विस्फोटक शक्तियों को क्रियान्वित होते देखता है। तो जो बुराई तो उसका वो चित्र भी देख रहा है विस्फोटक, तो इसलिए वो हो रहा है। फिर भी क्या यह आध्यात्मिक जीवन जो हमारी बेहतर विरासत है का एक प्रकार से विधि विद्रोह, आउटलॉरी नहीं है? नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछ रहे। फिर भी क्या आध्यात्मिक जीवन जो हमारी बेहतर विरासत है का एक प्रकार से विधि विद्रोह नहीं है? भारतीय कवि और ऋषि टैगोर ने एक बार लिखा था, हम जानते हैं कि बुराइयां उल्काओं की तरह जीवन के भटके हुए टुकड़े टुकड़े हैं, जिन्हें सृजन की संपूर्णता के साथ आत्मसात करने के लिए किसी महान आदर्श के आकर्षण की आवश्यकता होती है। हम जान टैगोर ने लिखा है कि हम जानते हैं कि बुराइयां उल्काओं की तरह जीवन के भटके हुए टुकड़े हैं। तो तो उल्का कभी कभी गिरते हुए हम देखते हैं ना आकाश में से, वैसी बुराइयां हैं, तो कभी कभी वो आती है जिन्हें सृजन की संपूर्णता के साथ आत्मसात करने के लिए किसी महान आदर्श की आकर्षण की आवश्यकता है। तो तो हमें वो आदर्श, हमें महान आदर्श लेके उसको देखना है। जैसा हमें अभी बुक पढ़ रहे हैं, ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, किताब पढ़े, तो हम जान रहे हैं बुराई के बारे में, तो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा वो तीव्रता कम हो रही है हमारी, तो जानते हैं कि बुराई भी चाहिए लाइफ में, तभी हम उत्क्रांत हो जाएंगे, नहीं तो हमारी ग्रोथ हो जाएगी सोल की, ऐसा है। तो ये हमने जाना है। जब हम रात में आकाश की ओर देखते हैं, तो क्या हम नहीं देखते कि कितनी असंख्य तारे और ग्रह ग्रह है जो व्यवस्थित रहते हैं, प्राकृतिक नियमों द्वारा शासित होते हैं, प्राकृतिक नियमों द्वारा शासित होते हैं। और क्या हमें इस बात का एहसास नहीं है कि ऐसे कितने कम उल्कापिंड है जो अलग होकर अपना रास्ता चुनते हैं? ऐसा प्रश्न पूछ रहे। फिर भी उल्कापिंड भी किसी नियम पालन करने वाले ग्रह की प्राकृतिक कक्षा में खींच जाते हैं और विघटित हो जाते हैं। क्योंकि हम स्वयं को वास्तविकता में विश्व के नियम का पालन करने वाले नागरिक के रूप में जानते हैं, तो क्या हम उल्कापिंडों अपने स्वभाव से मौजूद बुराई को अस्थायी यात्रा के रूप में समझकर उनके साथ व्यवहार करते हुए, और जीवात्मा जो जानता है कि उनसे कैसे निपटे, ही स्वाभाविक अच्छाई में शांति से आश्वासित नहीं रह सकते हैं, कि स्वाभाविक अच्छाई में शांति से आश्वस्त नहीं रह सकते हैं? तो हम शांत रहने के लिए बोल रहे हैं एक अलग से, कि बुराई आए तो भी उसका हमने अच्छी तरह सामना करना है, बस इतना ही हम जानेंगे, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। तो अलग अलग उल्का पिंड का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है, कि जैसे दूसरे आकाश से, दूसरे प्लेनेट से आते हैं वो उल्का और हमारे इधर खींचते हैं और गिरते हैं और बाद में विघटित होते हैं, मीन्स नहीं रहते। वैसे ही बुराई भी आती है और विघटित हो जाती है, वो हमेशा के लिए नहीं रहती, ऐसा उनका मानना है। पेज नंबर 205 है। हमारे भीतर जीवात्मा की शक्ति एक ज्वार टाइड है जो एक बड़ी बाढ़ में बदल सकती है। ओके। हमारे भीतर जीवात्मा की शक्ति एक ज्वार टाइड है जो एक बड़ी बाढ़ में बदल सकती है। यह हमारे द्वारा खड़े किए गए अवरोध के पीछे कैद हो और बेकार हो सकती है। हमारे भीतर जीवात्मा की शक्ति एक एक ज्वार है जो एक बड़ी बाढ़ में बदल सकती है, ऐसा बोल रहे हैं। यह हमारे द्वारा खड़े गए अवरोध के पीछे कैद और बेकार हो सकती है, तथा जिसे अवरोध को केवल हम ही तोड़ सकते हैं। तो जार या टाइट बोलो, या कोई बोलता है पर्दा है, ऐसा भी बोलता है। जीवात्मा का शक्ति से हमें, जीवात्मा से हमारा नाता जुड़ना है, उसके लिए कुछ टाइड है या पर्दा है उसको बोल सकते हैं, लेकिन उसको एक बार हम मिले तो ये बाकी सब बुराई भी नहीं रहेगी और अच्छाई भी नहीं रहेगी, सीधा सिंपल सा। एक बार हम जुड़ गए जीवात्मा से तो ये कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, जो जनरल लोग हैं, तो उनके लिए वो है, क्योंकि उनको ग्रोथ होना है इस दुनिया में। और जिस हर दूसरा व्यक्ति भी जाने अनजाने चाहता है, इस आधार जो थियोसॉफी का मूल है पर ही हम बुराई को अच्छाई की अनुपस्थिति कहते हैं, वेदांत पुष्टि करता है। ये मत सोचो कि अच्छाई और बुराई दो है, दो अलग अलग सार है, क्योंकि वे एक ही चीज है जो अलग अलग अंश में तथा अलग अलग वेश में दिखाई देती है।
और उसी मन में भावनाओं के अंतर पैदा करती है। इसलिए हमें ये विश्वास दिलाया जाता है कि कोई भी इच्छा, यहाँ तक कि सबसे बुरे जीवन भी, अच्छाई में परिवर्तित होने में असमर्थ नहीं है। यहाँ यहाँ तक कि सबसे बुरे जीवन भी अच्छाई में परिवर्तित होने में असमर्थ असमर्थ नहीं है। तो अच्छा ही मिलते हैं लास्ट को, ये बोल रहे हैं। ऐसा है। महाभारत में देखा है कि दुर्योधन ने भी, हमने देखा कि दुर्योधन ने अलग अलग कुछ किया तो, लेकिन उनको स्वर्ग मिला था लास्ट में, उनके कर्मों के अनुसार। हमने ये तो पढ़ा है ना, उनको स्वर्ग मिला है। बहुत सारे लोगों को स्वर्ग मिला था बाद में, क्योंकि उन्होंने उनकी जो कर्म थे उनके हिसाब से उन्होंने किए थे, है ना। तो बुराई के बाद अच्छे ही, और हमें पारितोषिक भी मिलता है। ये हमने लास्ट परसों भी, सैटरडे भी पढ़ा था। हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, हमारा जीवन आगे जाता है जब बचपन में तकलीफ हो या बुराइयां हो, प्रॉब्लम्स हो, तो ही आगे निखार के आते हैं। तो आप ऑलरेडी समझ रहे हैं उन चीज़ों को, ज़्यादा आप समझने की कोशिश नहीं करना है हमें। थियोसॉफी विशुद्धवादी प्यूरिटैनिकल तरीके से पापी की नीचता पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है। थियोसॉफी विशुद्ध विदा पूरी पूरी प्यूरी प्यूरिटैनिकल थियोसॉफी विशुद्धवादी तरीके से पापी की नीचता पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है, बल्कि प्रत्येक पापी में संत की संभाव्यता पर ध्यान केंद्रित करती है। बहुत अच्छा लिखा है। तो कोई पापी है तो उस पर वो ध्यान नहीं केंद्रित करती है, उस पापी में भी एक अच्छा एक सद्भाव रहता है, उस पर वो ध्यान केंद्रित करती है थियोसॉफी, ऐसा वो बोल रहे हैं। हर एक इंसान में एक अच्छा गुण रहता है, वो बोल। ये सुझाव देते हैं कि किसी व्यक्ति को अपने सबसे बुरे स्वभाव को देखने में समय व्यतीत करने, या उस बुरे स्वभाव को स्वयं से छिपाने की कोशिश करने के बजाय अपनी चेतना को उस स्तर तक ऊपर उठाने का प्रयत्न करना चाहिए जहां बुरा स्वभाव स्वयं को व्यक्त न कर सके। तो हम क्या है ये सोचे नहीं, और उसको कम, जो जानते हैं उसको कम करने की भी कोशिश करना नहीं है, हमें अपने खुद को ऊपर लेके जाना है। तो बोला बोला जाता है ना, स्वयं को इतना व्यस्त रखो कि बाकी चीजें करने के लिए टाइम ही नहीं मिले। जो जो खुद को व्यस्त नहीं रखता उसका बहुत हालत खराब होता है एक्चुअली। वो बोलता है मैं आराम करूंगा, लेकिन वो सबसे बेहाल होता है, उसको आराम नहीं मिलता एक्चुअली। और जो बोलता है मैं काम करूंगा, बिजी रहूंगा, वो आराम करता है एक्चुअली। उल्टा है। हमें समझना चाहिए बस उन चीजों को। ऐसे संसार में जहाँ संघर्ष अपरिहार्य है, आंतरिक दृढ़ विश्वास के साथ जीना संभव है, जो अंधेरे स्थानों पर प्रकाश डालता है और दुखी जीवनों में हर्ष लाता है। तो इस संसार में संघर्ष तो अपरिहार्य ही है, तो पहले से है, संघर्ष तो करना ही पड़ता है। आंतरिक दृष्टि विश्वास के साथ जीना संभव है, जो अंधेरे स्थानों पर प्रकाश डालता है। हमारा आंतरिक दृढ़ विश्वास अच्छा चाहिए, तो उसके हिसाब से गए तो कुछ नहीं होता है। हाँ, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर है ना, जो जिसके हिसाब से जो उसका स्वभाव, उसके उसका उसका लाइफ बनता है एक्चुअली। कोई कोई पुलिस है तो पुलिस जैसा ही रहेगा, कोई डाकू है डाकू जी के जैसा रहेगा, कोई टीचर है टीचर के जैसा रहेगा, कोई वकील है वकील के जैसा रहेगा, कोई डॉक्टर है डॉक्टर के हिसाब से रहेगा। तो सबको जिंदगी मिलती है और वो जीते हैं लोग। लेकिन हमें कैसा जीना है, हमें देखना है बस। शांति तब आती है जब हम संसार की प्रकृति, संघर्ष की प्रकृति को निस्वार्थ अनासक्ति की भावना के साथ स्वीकार करते हैं। तो एक्सेप्टेंस बोलते हैं ना। शांत कब हो जाएंगे? अभी प्रभाकर जी के घर के सामने से रोड जाता है, तो सबको नहीं बोल सकते चुप बैठो चुप बैठो, नहीं बोलते ना। तो उसको एक्सेप्ट करना ही है, ये तो जाना ही है, हमें एक्सेप्ट इधर रहना है। तो ये एक्सेप्टेंस है। तो हर हर इंसान में अलग अलग लोग रहते हैं, तो उनको हमें एक्सेप्ट करके जीना है और खुद को परिवर्तित परिवर्तित करना है। हम हर किसी को समझा नहीं सकते, है ना। तो वो है। जीत हासिल करने के लिए प्रेम चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से संघर्ष प्रकृति निस्वार्थ अनैतिक भावना के साथ स्वीकार करते हैं। जीत हासिल करने के लिए प्रेम चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप में अपने लिए नहीं,
बल्कि पूरी मानवता के लिए, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्राप्त करने के लिए अपनी 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 जीते हैं। अपनी अज्ञानता दूर करने के लिए अच्छाई और बुराई की लड़ाई का समाधान होने तक लगातार सही कार्य करने के लिए पुरस्कार के रूप में प्रकाश की अपनी झलक है। जैसे जैसे हम छोटी छोटी लड़ाइयाँ जीतते हैं, प्रतिस्पर्धा सहयोग में बदल जाती है, लोभ प्रेम से बदला जाता है, और जिसे कभी अच्छा माना जाता था लेकिन अब बुरा है, वो आगे के विकास में सहायता के रूप में वर्तमान अच्छाई में रूपांतरित हो जाता है। तो बहुत अच्छा लिखा है। ये समझ में आया ना? हाँ, ठीक है। जीएस अरुंडेल, पेज नंबर 206। चित्र जी समझ में आ रहा है ना? इजी है। हाँ, ठीक है। पेज नंबर 206 है, सेकंड पैराग्राफ। जीएस अरुंडेल, यस, ज्योति मैम, आत्मवंदन। ठीक है, 206। आत्मनंदन सर। हाँ, ठीक है ना आप सभी अभी? रिकवर हो रहे हाँ, ओके, ठीक है। पेज नंबर 206 है। ओके, हम ध्यान से देखेंगे, सबका सभी अच्छे रहने चाहिए, हम भी और आप सभी भी। जीएस अरुणडेल अपनी पुस्तक दी लोटस फायर, पृष्ठ क्रम पृष्ठ है 108 में लिखते हैं कि सामान्यतः उच्च बनाने की प्रक्रिया उस नियम से शासित होती है जिसके द्वारा प्रत्येक चीज कम से अधिक बढ़ती है। इस प्रकार दुर्बलता को बल बनना है, दुर्बलता को बल बनना है, बुराई को अच्छाई बनना है। दुर्बलता को बल बनना है, बहुत, आप अभी अभी देख लीजिए। दुर्बलता को बल बनना है, बुराई को अच्छाई बनना है, घृणा को प्रेम बनना है, वासना को करुणा बनना है, अभिमान को समझ बनना है, स्वार्थ को उदारता बनना है, खोटी इच्छा आदर्श भावना में बन जाती है। अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। दुर्बलता को बल बनना है, बुराई को अच्छाई बनना है, घृणा को प्रेम बनना है, वासना को करुणा बनना है, अभिमान को समझ बनना है, स्वार्थ को उदारता बनना है, खोटी इच्छा आदर्श भावना इमोशन में बन जाती है। ये है। तो इससे आगे क्या वो सिंपल है, ऐसा हमें रहना है एक्चुअली। हमने रहने की हमेशा वो कोशिश करना है। हम सभी अच्छाई और बुराई के मिश्रण हैं। हम सभी अच्छाई और बुराई के मिश्रण हैं। विकास के क्रम में बुराई समाप्त हो जाएगी किंतु अच्छाई बनी रहेगी। अपनी नकारात्मक अभिवृत्तियों एटीट्यूड को पहचानने से ऊर्जा सकारात्मक अभिवृत्तियों में परिवर्तित हो जाती है। गुणों का अभ्यास करके ये भव्य ऊंचाइयों को प्राप्त करती है, जिससे मनुष्य महामानव या अतिमानव सुपर ह्यूमनो बन जाता है। तो क्या बोल रहे हैं? हम सभी अच्छाई और बुराई के मिश्रण हैं। विकास के क्रम में बुराई समाप्त हो जाएगी किंतु अच्छाई बनी रहेगी। अपनी नकारात्मक अभिव्यक्तियों एटीट्यूड को पहचानने से ऊर्जा सकारात्मक अभिवृत्तियों में परिवर्तित हो जाती है। गुणों का अभ्यास करके ये भव्य ऊंचाइयों को प्राप्त करती है, जिससे मनुष्य महामानव या अति मानव सुपर ह्यूमन बन जाता है। तो इससे हम गए ज्यादा, हमें तकलीफ हो, संघर्ष हो लाइफ में, तो हम बड़े बनेंगे। तो हमने एक लास्ट सैटरडे एग्जांपल दिया था मूर्ति का। मूर्ति जो स्टैचू रहता है ना, कोई भी स्टैचू भगवान का हो किसी का भी हो, तो उसके उस पर कितने हथौड़े पड़े होते हैं? अगणित रहते हैं ना, तभी वो मूर्ति बनती है। तो उसे हमेशा याद रखना है हमें। इसका मतलब ये नहीं कि हमें जीना नहीं है, जी सकते हैं, लेकिन जहां हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता तभी से हमें सहना है। हमारे जब हाथ में होता है तो कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो बुराई से मत कीजिए। आप जो रास्ता चुन रहे हो वो सत्य का चाहिए, जीवात्मा के नियमानुसार चाहिए। तो वो कीजिए, नहीं तो फिर से आप वही कर्मा में बंधे रहेंगे, फिर से वो आपको वापस लेके आए। तो आप पर, आप निर्णय आप खुद लीजिए, आप कैसे, आपको कैसा रहना है ना? पेज नंबर 206 है, लास्ट पैराग्राफ। व्यावहारिक गुप्त विद्या, प्रैक्टिकल ऑक्लूटिज्म, अकुल्टिज्म, प्रैक्टिकल अकुल्टिज्म, गुप्त विद्या। ओके।
व्यावहारिक गुप्त विद्या, प्रैक्टिकल ऑक्कुल्टिज्म या गुप्त विज्ञान, ऑकल्ट साइंस का मार्ग हमें क्या क्या करना अच्छा है तथा अच्छाई और बुराई में सही विभेद करने वाले ज्ञान की ओर ले जाता है। वो मार्ग जो मनुष्य को उस शक्ति की ओर भी ले जाता है जिसके द्वारा वो अपनी इच्छा अनुसार अच्छाई कर सकता है, प्राय बिना अपनी उंगली उठाए भी। प्रैक्टिकल ऑक्लटिज्म, हेलेना पेट्रोवाना ब्लावास्की का एक लेख। फिर से पढ़ते हैं और रुकेंगे। व्यावहारिक गुप्त विद्या, प्रैक्टिकल ऑकल्टिज्म या गुप्त विज्ञान, ऑकल्ट साइंस का मार्ग हमें क्या करना अच्छा है तथा अच्छाई और बुराई में सही विभेद करने वाले ज्ञान की ओर ले जाता है। वो मार्ग जो मनुष्य को उस शक्ति की ओर भी ले जाता है जिससे के द्वारा वो अपनी इच्छा अनुसार अच्छाई कर सकता है, प्राय बिना अपनी उंगली उठाए भी। तो विवेक से काम लेना है, हमारे इधर विवेक भी है, हमने बोला था हमें विवेक से काम लेना है ना। क्या करना अच्छा है ना। जब हम खुद पर आते हैं तो हम कैसे भी बिहेव करते हैं, लेकिन दूसरे ऊपर आते हैं तब हम हमें विवेक जागता है, नियम पता होते हैं ना। लेकिन जब खुद पर आया फिर भी जो नियम को फॉलो करता है वही अच्छा इंसान है, अच्छा सोल है। संत जो रहते हैं ना, साधु संत रहते हैं ना, उनके जैसा रहना आना चाहिए, वही वो जीवात्मा के नियम फॉलो करते हैं कुछ। साधु संत में बहुत टाइप्स है, लेकिन जो हो गए जैसा है, बहुत सारे नाम है वैसे, तो वैसे हमें रहना चाहिए। इसके अभी 207 हमारा पेज हो गया। और कितना हो गया। हाँ, और 15 मिनट ले सकते हैं। ओके। चलो, बुराई का सांस को लीजिए अंदर और छोड़ दीजिए। सभ्यता का उत्थान और पतन भी हम थोड़ा लेंगे, नहीं तो कम नहीं हो जाएगा बुक। उससे बहुत बड़ा अच्छे अच्छे पार्ट्स है। सभ्यता का उत्थान और पतन। उत्थान मीन्स ऊपर अच्छी तरह जाना, नीचे जाना जो रहता है, सभ्यता का उत्थान और पतन। उन्होंने ये पाठ पढ़ाया था। थियो पेज नंबर 208 में है। थियोसॉफी के लेखों के द्वारा संकलित और व्याख्या की गई ही मनुष्य के विकास की कहानी में एक निर्धारित सिद्धांत के रूप में ब्रह्मांडीय उद्देश्य की अवधारणा शामिल है। निस्संदेह इसका तात्पर्य खगोलविदों के समय के पैमाने से भी अधिक बड़े समय के पैमाने पर एक योजना का क्रियान्वयन करना है। एक ऐसे समय का पैमाना पैमाना जिसमें पहले से भी अरबों वर्ष शामिल है और योजना पूरी होने से पहले ही इसमें अरबों वर्ष और शामिल होंगे। सभ्यताओं के उत्थान और पतन जो मानव शास्त्रीय अध्ययन और पृथ्वी पर भूवैज्ञानिक गठन में इतनी अच्छी तरह से प्रलिखित है को थियोसॉफी में इस महान योजना का एक हिस्सा कहा जाता है। राष्ट्र और लोग आते जाते रहते हैं, प्रत्येक राष्ट्र और समाज उनमें जन्मे हुए जीवात्माओं के लिए विकास का एक विशेष क्षेत्र प्रदान करता है और प्रत्येक मानव जाति के संपूर्ण विकास में अपना विशेष योगदान देता है। तो यूएस पंडित जी ने बताया था कि जो सभ्यता संस्कृति का जो जो सिंधु संस्कृति थी और हड़प्पा संस्कृति वो आ गई और चली गई, वैसे ही संस्कृति भी आती है और जाती भी है। उसका एक उत्कर्ष के लिए भी जाती है और एकदम पतन भी होता है, उसके बारे में बोल रहे हैं। लेकिन अलग अलग सिद्धांत है जो साइंटिफिकली जो है वो है, लेकिन थियोसॉफी उसको मानती नहीं। थियोसॉफी की जो सिद्धांत है वो अलग है थोड़े से, तो धीरे धीरे वो मानेंगे। तो वो यूएस पांडे जी भी बोल रहे थे कि 5% ही साइंस अभी जानता है यूनिवर्स को।
5%। अभी 95% नहीं जानता है, लेकिन थियोसॉफी में वो सब जानते हैं थोड़ा बहुत, मीन्स कितना जानते हैं पता नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझा है। तो वो बोल रहे थे उस दिन, तो वो मुझे याद आ गया इसलिए मैं बोला। थियोसॉफिकल दर्शन के अनुसार महान योजना प्रकृति में 7 आयामी है। अभी 7 आयाम भी याद रखो। ये 7 जो नंबर है ना, बहुत मायने करता है। 7 अजूबे है, 7 रंग है, और भी कुछ कुछ है बहुत साथ में आएगा। 7 शरीर है, 7 चक्रास है ना। तो ये 7 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। थियोसॉफिकल दर्शन के अनुसार महान योजना प्रकृति में 7 आयामी है। इस पृथ्वी पर मानवता तथा संपूर्ण सृष्टि के विकास के लिए 7 परिक्रमाएं, राउंड्स, एक के बाद एक होती है। प्रत्येक परिक्रमा अवधि में 7 महान अतिव्यापी ओवरलैपिंग चरण होते हैं, जिन्हें 7 मूल प्रजातियां रूट रेसेस कहते हैं। और ये परिक्रमाएं तथा मूल प्रजातियों इस विकास प्रक्रिया के लिए माध्यम उपलब्ध कराती है। इस संदर्भ में प्रजाति शब्द को आधुनिक नृवंश विज्ञानी, इथोनोलॉजिकल और मानवशास्त्री एंथ्रोलॉजिकल प्रभागों, जिनका संबंध त्वचा के रंग और विभिन्न अन्य शारीरिक सामाजिक विशेषताओं से के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। थियोसॉफिकल अवधारणा यह मानती है कि चेतना ही निर्णायक कारक है, न कि रूप या त्वचा का रंग, और यह कि विभिन्न सजाति इतनी किस्मों के लोगों की बड़ी संख्या इस ग्रह पर वर्तमान में पनप रही प्रमुख या मूल प्रजाति में शामिल है। मनुष्य को मनुष्य के रूप में पूर्ण करने में इन सभी समूहों का अपना विशेष योगदान है। तो ये 7 नंबर, 7 आयाम है, तो उसके 7 भी प्रकार है, उसको हम छोड़ देंगे इधर ही। हमें कुछ एग्जाम नहीं देने, खाली हम अंडरस्टैंड करके जाएंगे। ये 7 नंबर है, 7 आयाम है, तो उन्होंने दिखाए थे डायग्राम। तो इसमें ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करना है, जागे जाना है बस। तो ये इन सभी 7 आयामों में हमें आगे जाने के लिए योगदान मिलता है। मनुष्य को मनुष्य के रूप में पूर्ण करने में इन सभी समूहों का अपना विशेष योगदान है। ये सभी समूह है। तो थियोसॉफिकल अवधारणा ये मानती है कि चेतना ही निर्णय कारक है, न कि रूप या त्वचा का रंग। और यह है कि विभिन्न संजातीय इथनिक समूह के लोगों की बड़ी संख्या इस ग्रह पर वर्तमान में पनप रही प्रमुख या मूल प्रजाति में शामिल है। मनुष्य को मनुष्य के रूप में पूर्ण करने में इन सभी समूहों का अपना विशेष योगदान, तो ये योगदान देते हैं। इतना ही समझेंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे इसमें, ठीक है। सभ्यता का उत्थान, और ये जो टॉपिक है ना, तो ऐसा यू ऐसा उन्होंने दिखाया था, ऐसा। तो यू में यू, इंग्लिश यू वर्ड रहता है ना, वैसा। तो ये एक से नीचे आता है, मीन्स कैसे ये नीचे नीचे आता है, बाद में फिर से ऊपर जाता है, वो दिखता है। तो उसमें अलग अलग आयाम है, और वो मनुष्य कैसे रहते हैं, उनकी उनका डेवलपमेंट भी बोला है इधर। ओके, ये पार्ट वैसा है। ओके। तो थियोसॉफी ये मानता है कि हम जो वानर है उससे हम नहीं बने हैं। ओके। तो हम मनुष्य है वो अलग है, और वानर अलग है ना। विकास की 7 आयाम योजना में इनमें से प्रत्येक मूल प्रजाति में 7 संशोधन या प्रभाग होते हैं, जिन्हें उप प्रजाति के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक उप प्रजाति में उस मूल प्रजाति का मूलभूत विशेषताएं होती है जिनसे वो संबंधित है, लेकिन साथ ही उसकी अपनी कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियां गुणवत्ता भी होती है। उप प्रजाति फिर से शाखा प्रजातियों में विभाजित हो जाती है। एक सादृश्य का उपयोग करने के लिए जिसमें हम सभी परिचित हैं, हम विकास को इस शब्द के सही अर्थ में शिक्षा की एक प्रक्रिया के रूप में सोच सकते हैं, जो एक बाहर लाना, ड्राइंग आउट है, न कि कुछ और जोड़ना। इस सादृश्य में प्रत्येक मूल प्रजाति एक स्कूल का प्रतिनिधित्व करेगी, जिसमें पाठों का एक प्रमुख समूह की महारत हासिल होनी चाहिए। उप प्रजातीय स्कूल में भीतर ग्रेडों का प्रतिनिधित्व करेगी, और शाखा प्रजातियां ग्रेड में के भीतर की क्षय होगी। इन स्कूलों में सभी ग्रेडों और कक्षाओं में मनुष्य की उपस्थिति अनिवार्य है।
प्रत्येक स्कूल में कार्य चेतना के एक विशेष पहलू के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है और इस 7 अलग अलग स्तरों पर तथा विभिन्न दृष्टिकोणों से सीखा जाना चाहिए। और जिस प्रकार इस जीवन में परिचित शिक्षा की प्रक्रिया में जब हम एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में तथा पहले के स्कूल के बाद के स्कूल में दूसरे स्कूल में जाते तथा पहले स्कूल से बाद के स्कूल में जाते हैं तो एक निश्चित मात्रा में पुनर्कथन रिकैपिटुलेशन होता है। वैसे ही ये ब्रह्मांड प्रक्रिया के साथ भी है। प्रत्येक स्कूल या मूल प्रजाति को पिछले सभी प्रशिक्षणों का पुनर्कथन करना चाहिए तथा एक नए पहलू पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करना चाहिए और तब ये एक और भी आगे के चरण का पूर्वाभास होने लगता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एक स्कूल श्रेष्ठ है और दूसरा निम्न है। वे ये सभी आवश्यक है यदि मनुष्य जीवात्मा को अपनी विकासवादी शिक्षा पूरी करनी है और अपनी अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। पहली कक्षा में प्रवेश करने वाला बच्चा ही छात्रक बनने की सारी क्षमता रखता है। स्नातक, मुझे इतना ऐसा माफ कीजिए, ये मैं ऐसा पढ़ रहा हूँ। स्नातक बस उस संभावना की पूर्ति है। एक मूल प्रजाति, स्नातक। स्नातक। स्नातक बराबर है ना? यस। स्नातक। स्नातक बस उस संभावना की पूर्ति है। एक मूल प्रजाति स्कूल तब तक अस्तित्व में रहती है जब तक जीवात्मा को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले पाठों में महारत हासिल करने की आवश्यकता होती है। जब यह पूरा हो जाता है तो प्रजाति समाप्त हो जाती है और मानवता अगले चरण में चली जाती है। और इस प्रकार सभ्यता के उत्थान और पतन के पीछे महान व्यक्तियों के उद्योग के पीछे महाद्वीपों के उत्थान उत्थान और विनाश के पीछे महान योद्धाओं को देखा जा सकता है जो धीरे धीरे अपने सौंदर्य को प्रकट करती हुए नए ब्रह्मांड वृक्षा की एक विशाल प्रक्रिया के माध्यम से अपने उद्देश्य को पूरा कर रही है। ये खाली इतना जाने कि हम ये जो पढ़ रहे हैं, अभी जो पढ़ा, तो सिंपल भाषा में ऐसा समझे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड स्कूल रहता है ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड, पहली फर्स्ट स्टैंडर्ड, बाद में जो सेकंड स्टैंडर्ड है, जब तक पहला स्टैंडर्ड का हम जब स्टडीज पूरा नहीं करते, पास नहीं होते, तब तक हम दूसरी स्टैंडर्ड में नहीं लेके जाते टीचर लोग, है ना? तो हम हर एक एग्जाम में पास होके अगले अगली कक्षा में जाते हैं। वैसा ही ये है, जब तक पूरा ये नहीं होता तब तक हम दूसरे स्टैंडर्ड में नहीं जाते। यही बताया उसमें। तो 7 आयाम है, वो अलग अलग है, तो उसमें से हमें जाना पड़ता है। ठीक है, सिंपल भाषा में यही बोल रहे हो। और मुझे मुझे ये पूछे तो और एक थ्योरी है, संकल्पना है। ये जो स्तर है ना, जैसा स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10 स्टैंडर्ड या कॉलेज का जो भी है ना, जो स्कूल में वो कक्षाएं रहती है हमेशा। खाली जो हम जाते हैं ना, जो स्टूडेंट बदलता रहता है, कक्षाएं बदलती नहीं है। आपको समझ में आ रहा है ना? पहले स्टैंडर्ड में बच्चा जाएगा, वो सीखेगा तो दूसरे स्टैंडर्ड में जाएगा, है ना? लेकिन वो कक्षा बदलती नहीं। उसका सिलेबस सेम है ना, कक्षा का, पहले स्टैंडर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड या फिफ्थ, वैसा भी है। तो अभी हम जी रहे हैं, वो कौन सी कक्षा में है वो हम जानना है। ठीक है। तो इस पृथ्वी पर है ना, अलग अलग आयाम अभी भी है। उसको क्या बोलते हैं? मैंने एक दो बार जाके आया हूँ। मुझे वो महापत्री जी जो है, वो मुझे लेके गए थे। मीन्स कैसा बोल सकते हैं आपको, अभी जो हमारा जो चल रहा है ना, ये एक दुनिया है। वैसा और एक दुनिया चल रही है पृथ्वी पर, ऐसे 4 दुनिया चल रही है। आपको टाइम मशीन पता है ना? टाइम मशीन की पिक्चर्स आती है, कोई यूट्यूब में आता है, देखो। टाइम मशीन से कोई परग्रहवासी कोई लोग आते हैं इस दुनिया में, उनका देश अलग रहता है, ऐसे भी लोग आ रहे हैं, आते जाते हैं। आपको पता है कि नहीं? मैं कभी कभी देखता हूँ, थोड़ा बहुत। तो ऐसा है। तो कक्षा सेम रहती है, आत्मा बदल जाती है, बस ये भी स्थिति है। ये उन्होंने जो सिद्धांत है वो अलग है, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा अलग है। ठीक है। तो मुझे वो बोलना चाहिए, पता नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर से, ये ऐसा भी है। समझ में आया कि नहीं आपको सभी को? प्रभाकर जी, ज्योति मैम?
चित्रा मैम, आपका समझ में आया? सिंपल है। आपका आवाज समझ में? आसान है। आसान है ना? हाँ जी। हाँ। मैं और एक सिद्धांत बोला इसमें, उन्होंने जो बोला है ना उसके बाहर का भी सिद्धांत, वो मुझे लगा हाफ है, उसके आगे का मैंने बोल दिया। ये समझने वाली बात है। ठीक है। यस, पेज नंबर हम आ गए 210 योगिता जी। और 2 मिनट करेंगे हमारा। ठीक है। चलो ये पेज पढ़ेंगे। ये याद रखना चाहिए कि सभी प्रजातियों में अनुभव के माध्यम से विकसित चेतना के आयाम प्रारंभ से ही बीज के रूप में अस्तित्व में रहते हैं। यदि एक क्षण के लिए एक और सादृश्य का उपयोग किया जाए, जैसे एक बलूत का पेड़ पहले एक बलूत का फल होता है और फिर ओकेनस का छल्ला पर छल्ला विकसित करके सभी पर्यावरणीय प्रभाव को पोषण के रूप में उपयोग करते हुए अपनी भव्य ऊंचाई को पूरा करता है, उसी प्रकार जीव जो मनुष्य को बनना है वह आरंभ से ही दिव्य ज्वाला से निकलने वाली मोनेडिक चिंगारी में मौजूद है और विकास की सार्वभौमिक प्रक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे उस मानवीयता ह्यूमननेस की पूर्ण संभावना को प्रकट करता है। जो जैसा आम फ्रूट है ना, आम, तो आम खाने के बाद, जब खाने के बाद जो बोटी रहते हैं वो जमीन में जाती है, फिर से उसका पेड़ होता है, फिर आम बनता है ना। वैसी ही प्रक्रिया हमारी रहती है, इतना ही बोल रहे, जो आम है वो आम ही रहेगा, फिर से वो बन के आएगा। ये है वो प्रक्रिया पूरी, ऐसा वो बोल रही है। मुझे ये समझ में आ रहा है इसका। थियोसॉफिकल परिकल्पना से पता चलता है कि आप तक चतुर्थ परिक्रमा की 5 मूल प्रजातियां सामने आई हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जा रहा है। इनमें से पहली जो प्रजाति ने कोई ऐतिहासिक या भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके पास आज जैसे घने भौतिक शरीर नहीं थे, इसलिए उनके अस्तित्व को आधुनिक वैज्ञानिक रूप से प्रलेखित नहीं किया जा सकता है। लेकिन गुप्त या गृह विज्ञान उनके बारे में जानता है और बताता है। गृह लेखन और पौराणिक कथाएं उनको संदर्भित करती है और थोड़ा सा विचार उनके तर्क तथा आवश्यकता के बारे में जिज्ञासु को आश्वस्त कर सकता है। तो वो बोल रहे कि इसका कुछ प्रमाण नहीं है। जब वो रहते उनको भौतिक शरीर नहीं था, हम जैसे शरीर नहीं था जब वो आए थे आया में, तो उसके बाद जो अभी है वो आए हैं, लेकिन उस टाइम प्रमाण नहीं था ऐसा। लेकिन ये कुछ सभ्यताओं के बारे में कुछ लोग क्या पौराणिक कथाओं के से हमें पता है, ऐसा वो बोल रहे हैं बस। तो ठीक है। ठीक है फिर आज हम यहाँ रुकेंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे ज्यादा। हम्म। चल। इस उसके बाद अच्छे पाठ है। 210 हो गए हैं। अब रुकेंगे। यस। किसी को कैसा ध्यान लेना चाहिए, क्या रखना चाहिए, ऐसा कुछ है तो बोल दीजिए, हम ध्यान लेंगे। किसी को कुछ बोलना है? यस, कुछ कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम ध्यान की शुरुआत करेंगे। आप पानी लेके बैठिए और ध्यान के लिए बैठिए। यस। योगिता जी, चित्रा जी, ज्योति मैम, विवेक जी, माधुरी जी, आपको कुछ बोलना है, बात करना है? हाँ। यस, बोलिए मैम। हाँ बोलिए मैम, आपको कुछ बोलना है योगिता जी? नहीं। ठीक है। ठीक है, हम ध्यान करेंगे।
और किसी को थियोसॉफी का फॉर्म भरना है तो हम भेज देंगे। ओके। तो आप वो भर के भेज दीजिए हमें। आपकी फोटोग्राफ लगेगी उस पर, और आधार कार्ड की कॉपी। यस। ज्योति मैम, हो सके तो आप विवेक का फॉर्म भर दीजिए, आपका मत भरिए। आपको जब लगेगा तब आप भरिए। ठीक है। तो विवेक का एक जी। डिप्लोमा आईडी बनेगा, उसको इन फ्यूचर काम में आ सकता है वो। उसमें और कुछ हार्म नहीं है उसको उसको भरने के लिए, ठीक है ना। जी। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये कि मैं अभी वो पुणे में जा रहा हूँ ना, 19 या 20 को जाऊंगा। तो वो सभी फॉर्म सबमिट करके आऊंगा। हमारे अभी 25 मेंबर है, वो डिप्लोमा धारक है। तो और अभी बढ़ रहे। तो सबका मैं कलेक्ट करके एक बार जाके आता हूँ, दे के आऊंगा। तो हमें वो एक बार एक साथ ही डिप्लोमा मिलेगा। ठीक है। और हम किसी से भी ले सकते हैं इंडिया में फॉर्म वगैरह। हमारी सोसाइटी से जुड़ सकते हैं। आगे देखेंगे क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो आराम से आप बैठे, तो ध्यान करने का टाइम आ गया। हम्म। बैठिए, पानी लेके बैठिए। आराम से बैठना है। शांत बैठे। जो हो रहा है उसे महसूस करें। हमें अपनी जीवन का अच्छा अभ्यास करके हमें पास होना है इस जीवन में, और आगे जाना है। श्वास लेना है और छोड़ देना है। धीरे से गहरी सांस लेना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है।
शांत रहना है। श्वासों को देखते रहना है, महसूस करना है हमें। पहले हम धीरे धीरे अपने शरीर को शांत करेंगे। अब धीरे धीरे हमें महसूस करना है कि हमारा शरीर शांत हो रहा है। हमारा शरीर शांत हो रहा है। दिन भर की थकान पिघल रही है। हमारे दिन भर की थकान पिघल रही है। अब अपना ध्यान वर्तमान क्षण में लेके आना। धीरे धीरे अपना ध्यान वर्तमान क्षण में लेके आना। अब हम पहले बॉडी से ग्रेटिट्यूड करेंगे। शरीर की कोशिकाओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है। तो हमें शरीर में जितने सेल्स हैं उनके लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना है और आगे जाना। अब अपना ध्यान अपने पूरे शरीर पे लेके आना है। पूरा अपना ध्यान जो है अपने पूरे शरीर पे लेके आना है। कल्पना करना है कि आपके शरीर में अरबों कोशिकाएं इस समय आपकी सेवा कर रही है। कल्पना करना है कि आपके शरीर में करोड़ों लाखों सेल्स इस समय आपकी सेवा कर रही है। और हमें मन ही मन बोलना है, मैं शरीर की हर एक कोशिका को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। मेरे शरीर की हर एक कोशिका, मेरे शरीर की हर एक कोशिका, मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। मेरे शरीर की हर एक कोशिका, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। मेरे हृदय की कोशिकाएं, धन्यवाद। मेरे हार्ट की सेल्स, थैंक यू। मेरे हृदय की कोशिकाएं, धन्यवाद। मेरे फेफड़ों की कोशिकाएं, धन्यवाद। मेरे फेफड़ों की कोशिकाएं, धन्यवाद। मेरे मस्तिष्क की कोशिकाएं, धन्यवाद। मेरे मस्तिष्क की कोशिकाएं, धन्यवाद। मेरे हाथों, पैरों, आंखों, कानों की कोशिकाएं, धन्यवाद। मेरे हाथों, पैरों, आंखों, कानों की कोशिकाएं, धन्यवाद। मेरे पेट की सभी कोशिकाएं, धन्यवाद। मेरे पेट की कोशिकाएं, धन्यवाद। मेरे पीठ की कोशिकाएं, धन्यवाद। मेरे पीठ की कोशिकाएं, धन्यवाद। महसूस करना है कि हर कोशिका प्रकाश से भर रही है। हमें अभी महसूस करना है कि
हमारी हर एक सेल उसमें लाइट आ रही है। हमारी हर एक कोशिकाएं में लाइट आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, प्रकाश से वो भर रहा है। हमें बोलना है, अभी मन में बोलना है, मेरी हर कोशिका स्वस्थ है। मेरी हर एक कोशिका स्वस्थ है, शक्तिशाली है। शक्तिशाली है। मेरी हर एक कोशिका शक्तिशाली है, दिव्य ऊर्जा से भरी हुई है। मेरी हर एक कोशिका दिव्य ऊर्जा से भरी हुई है। मेरी हर कोशिका स्वस्थ है, शक्तिशाली है, दिव्य ऊर्जा से भरी हुई है। आपका पूरा शरीर इस कृतज्ञता से चमकने लगा है। आपका पूरा शरीर इस कृतज्ञता से चमकने लगा है। थोड़ा मौन रहना है, शांत सांस को लेना है और छोड़, और इस सभी जो मैंने दोहराया है उसको महसूस करना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। अभी हम करेंगे शरीर के जल के प्रति कृतज्ञता, बॉडी वाटर ग्रेटिट्यूड। अब ध्यान को शरीर के अंदर बहते जल पर लेके आना है। हमारा पूरा ध्यान हमारे शरीर में जो जल है उस पर लेके आना है। हमारा शरीर लगभग 70% पानी से बना है। हमारे शरीर में 70% पानी रहता है। और हमें मन में कहना है, मेरे शरीर का संपूर्ण जल, मेरे शरीर का संपूर्ण जल, तुम जीवन का आधार हो। तुम जीवन का आधार हो। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। मेरे शरीर का संपूर्ण जल, अभी मन में बोलना है, मेरे शरीर का संपूर्ण जल, तुम जीवन का आधार हो। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। मेरे खून का जल, धन्यवाद। मेरे खून का जल, धन्यवाद। मेरे लार का जल, धन्यवाद। मेरे आंखों का जल, धन्यवाद। मेरे हर कोशिका के अंदर का जल, उसे भी धन्यवाद। मेरे हर कोशिका के अंदर जो जल है उसी को भी
मेरा धन्यवाद। कल्पना करें कि ये पूरा जल शुद्ध, स्वच्छ और दिव्य प्रकाश से भर रहा है। कल्पना करें कि ये पूरा जल शुद्ध, स्वच्छ और दिव्य प्रकाश से भर रहा है। और मन में ही हमें दोहराना है, मेरे शरीर का जल मुझे शांति, स्वास्थ्य और संतुलन दे रहा है। मेरे शरीर का जल मुझे शांति, स्वास्थ्य और संतुलन दे रहा है। नकारात्मक विनाश करना है। मेरे शरीर का जल मुझे शांति, स्वास्थ्य और संतुलन दे रहा है। कुछ देर मौन रहे और उसको ही हम समझे। सांस को लेना है और छोड़ देना है। ऐसा 3 बार करना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। अभी हम नकारात्मक का विश्वास करेंगे, महादेव का ध्यान करेंगे, निगेटिविटी। अब अपने मन में भगवान महादेव का स्मरण करें। अब अपने मन में भगवान महादेव का स्मरण करें। अब अपने मन में भगवान महादेव का स्मरण करें। कल्पना करें कि आप कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। कल्पना करें कि आप कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। महादेव के चरणों में शांत भाव से बैठे हैं। महादेव की चरणों में शांत भाव से बैठे हैं। गहरी सांस लेना है और छोड़ देना है। गहरी सांस ले। हे महादेव, हे महादेव, मेरे भीतर की सारी नकारात्मकता को नष्ट कर दीजिए। मेरे भीतर की सारी नकारात्मकता को नष्ट कीजिए। मेरे भीतर की सारी नकारात्मकता को नष्ट कीजिए। कल्पना करें कि महादेव की तीसरी आंख से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। कल्पना करें कि महादेव की तीसरी आंख से दिव्य प्रकाश निकल रहा है और आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर रहा है। और आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर रहा है। आपके अंदर जो भय है, क्रोध है, चिंता है, तनाव है, ईर्ष्या है, आलस है, आपके अंदर जो भय है, क्रोध है, चिंता है, तनाव है, ईर्ष्या है, आलस है, सब धीरे धीरे जलकर समाप्त हो रहे हैं। सब धीरे धीरे जलकर समाप्त हो रहे हैं। सब धीरे धीरे
जलकर समाप्त हो रहे हैं। अभी मन में दोहराना है। मेरे भीतर, मेरे भीतर केवल शांति है। मेरे भीतर केवल शांति है, सकारात्मकता है। मेरे भीतर केवल शांति है, सकारात्मकता है, प्रेम है, साहस है। मेरे भीतर केवल शांति है, सकारात्मकता है, प्रेम है, साहस है। ओम नमः शिवाय। 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 ऐसे हमें मौन रखना है थोड़ी देर के लिए। अभी हमें व्यायाम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने, एक्सरसाइज रिलेटेड लेना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। मन में कहे, अभी अब अपने शरीर की शक्ति के प्रति आभार प्रकट करना है। अब हमें आप अपने शरीर की शक्ति के प्रति आभार प्रकट करना है। मन में कहे, मेरे हाथ धन्यवाद, मेरे पैर धन्यवाद, मेरी मांसपेशियां धन्यवाद, मेरा पूरा शरीर धन्यवाद। मेरे हाथ धन्यवाद, मेरे पैर धन्यवाद, मेरी मांसपेशियां धन्यवाद, मेरा पूरा शरीर धन्यवाद। जो भी व्यायाम आप करते हैं उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। जो भी व्यायाम आप करते हैं उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। ठीक? व्यक्त करें, जैसा चलना हो, कुछ भी आप करते हैं व्यायाम, उसको आप कृतज्ञता भाव देना है। कल्पना करें कि आप रोज अनुशासन से व्यायाम कर रहे हैं। कल्पना करना है कि हम रोज अनुशासन से व्यायाम कर रहे हैं। अभी हमें दोहराना है। मेरा शरीर मजबूत हो रहा है। मेरा शरीर मजबूत हो रहा है। मेरा शरीर मजबूत हो रहा है। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। मेरा शरीर ऊर्जावान हो रहा है। मेरा शरीर ऊर्जावान हो रहा है। कुछ क्षण शांत रहे, मौन रखे विचारों का। सांसों को देखते रहिए। अभी हम सॉरी ग्रेटिट्यूड करेंगे। सॉरी मेडिटेशन, कृतज्ञता व्यक्त करेंगे।
माफी का माफी को माफी देना है, कृतज्ञता व्यक्त करना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अब अपने मन में उन सभी बातों को याद करें जहां आपने स्वयं को कष्ट दिया है। अब अपने मन में उन सभी बातों को याद करें जहां आपने स्वयं को कष्ट दिया है। मन ही मन बोले, मन ही मन बोले, अपने शरीर, मेरे शरीर, अपने शरीर मुझे माफ कर देना। हे मेरे शरीर, मुझे माफ कर देना। अपने मन को बोलना है, अपने मन को बोलना है, मुझे माफ कर देना। अपने मन को बोलना है, मुझे माफ कर देना। अपनी आत्मा को बोलना है, मुझे माफ कर देना। हे मेरी आत्मा, मुझे माफ कर। हे मेरे शरीर, मुझे माफ कर देना। हे मेरे मन, मुझे माफ कर देना। और फिर से कहे, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जिन लोगों को आपने दुख दिया हो, मन ही मन उनसे क्षमा मांगे। जिन लोगों को आपने दुख दिया है, उन सभी लोगों से आपको क्षमा मांगनी है। महसूस करें कि आपका हृदय हल्का हो रहा है। मन में महसूस करना है कि, अंदर महसूस करना है कि मेरा हृदय हल्का हो रहा है। कुछ क्षण शांत रहे। शांत रहना है। अभी असफलता से ऊर्जा वापस खींचना है। जहां जहां हमने लाइफ में असफलता पाई, उसके लिए हम ध्यान करना है। ब्रिंग बैक एनर्जी फ्रॉम अनसक्सेसफुल पास्ट। अब एक बहुत अब एक बहुत गहरा ध्यान करें। गहरा श्वास लेना है और छोड़ देना है। कल्पना करें कि आपके जीवन के अतीत में जहां जहां आप असफल हुए, कल्पना करें कि आपके जीवन के अतीत में जहां जहां आप श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अब एक बहुत गहरा ध्यान करना है हमें। कल्पना करें कि आपके जीवन के अतीत में जहां जहां आप असफल हुए, जहां आपने डर, दुख और निराशा में अपनी ऊर्जा खोई है, जहां आपने डर, दुख और निराशा में अपनी ऊर्जा खोई है, वहां वहां आपकी ऊर्जा अभी भी बिखरी हुई है। वहां वहां आपकी ऊर्जा अभी भी बिखरी हुई है। आप मन ही मन कहना है अभी, मैं अपनी सारी बिखरी हुई ऊर्जा को वापस बुलाता हूँ। मैं अपनी सारी बिखरी हुई ऊर्जा को वापस बुलाती हूँ। मैं अपनी सारी बिखरी हुई ऊर्जा को वापस बुलाती हूँ।
कल्पना करना है अभी, हर असफल स्मृति से, हर दुख भरे पल से, हर निराशा से, हर सफल स्मृति से, हर दुख भरे पल से, हर निराशा से सुनहरी रोशनी के रूप में आपकी ऊर्जा वापस आपके हृदय में आ रही है। सुनहरी रोशनी में के रूप में आपकी ऊर्जा वापस आ रही है। और मन में दोहराना है, मेरी सारी शक्ति मेरे पास लौट रही है। मेरी सारी शक्ति मेरे पास लौट रही है। मैं पूर्ण हूँ। मैं पूर्ण हूँ। मैं सक्षम हूँ। मैं सक्षम हूँ। मैं सफल हूँ। मैं सफल हूँ। महसूस करना है कि आपके भीतर में शक्ति आ रही है। महसूस करें कि आप भीतर से शक्तिशाली बन रहे हैं। महसूस करना है कि आपका भीतर जो शरीर है वो शक्तिशाली बन रहा है। अभी ध्यान से करना है। अभी थैंक यू बोलना है, खुद को थैंक यू बोलना है, शरीर के हर एक को अंग को शांत थैंक यू बोलना है। शरीर के हर एक अंग को थैंक यू बोलना है। खुद को थैंक यू बोलना है। अपनी सांसों को थैंक यू बोलना है। सभी दृश्य अदृश्य महात्माओं को थैंक यू बोलना है। पूरे इस जीवन को थैंक यू बोलना है। अपनी माता पिता को थैंक यू बोलना है। सबको थैंक यू बोलना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सभी को बोलना है। थैंक यू सभी को। अपने गुरुओं को थैंक यू बोलना है। और मन में कहना है, मैं शांत हूं। मैं शांत हूं। मैं सुरक्षित हूं। मैं सुरक्षित हूं। मैं सकारात्मक हूं। मैं सकारात्मक हूं। मैं कृतज्ञ हूं। मैं कृतज्ञ हूं। मैं कृतज्ञ हूं। धीरे धीरे बाहर आना है। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाना है हल्के से। हाथों की उंगलियों को हिलाना है हल्के से। और धीरे धीरे अपने हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे बाहर आ। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू। आपने मुझे ध्यान लेने का मौका दिया। थैंक यू सभी को। थैंक यू सभी को। थैंक यू। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, या शांत से
सोने के लिए जा सकते हैं। यस, थैंक यू। यस। 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 अच्छा हुआ ना, थैंक यू। थैंक यू मैम। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आत्मवंदन सभी को। आपको। ध्यान अच्छा था, लास्ट में ही जुड़ी। हम्म। ओके। सर आप यूट्यूब पर दे दीजिए ना, मैं खुद से करूंगी। हाँ, यूट्यूब पे डाल देता हूँ, आज डाल देता हूँ। हाँ, कल का डाला है, कल का डाला है, आज का डाल देता हूँ। हाँ सर। यस। सभी को थैंक यू। और अपना जो भी अनुभव है अपने ग्रुप पे शेयर कीजिए, शिवम ग्रुप पे। योगिता जी, माधुरी जी डेली करती है, थैंक यू। हिरल जी भी करती है, चित्रा मैम, ज्योति मैम, प्रभाकर जी, आप ग्रुप पे साझा करें आपके अनुभव, जो भी आपको लगता है वो कीजिए। हम उससे लोग ज्यादा जुड़ेंगे हमारे ग्रुप में। हम्म। यही है। यस। यस। आराम से रहिए। यस। यस, हिरल जी आपको कुछ क्वेश्चन है? नहीं यस। सर। यस। ठीक है। ठीक है। आज एक टास्क में जुड़ी, मुझे लेट हो गया आज बहुत। तो 5 एक मिनट पहले मैं ध्यान से जुड़ी, पर हाँ। फिर भी अच्छा लगा मुझे। हाँ। ओके। ओके। मैं फिर से व्हाट्सएप पे, इस पे यूट्यूब पे कर लूंगी जाके फिर से ध्यान, अभी अभी या सुबह जब होगा। ठीक है। ठीक है। हाँ। ठीक क्वेश्चन है। कुछ नहीं सर, कल का भी मुझे, मैंने बहुत आधे में ज्वाइन किया था कल का भी। तो सर मुझे डायरेक्टली पूछने लगे तो मुझे पता नहीं चला मैं क्या बोलूं। ठीक है। ठीक। तो मैं देखूंगी, मैंने नहीं देखा, आज भी नहीं देखा। मैं उनका वो देखूंगी फिर से, जो है पॉडकास्ट। ओके। ओके। ठीक है। सभी को बहुत सारा थैंक यू सभी को। थैंक यू सो मच। कल फिर से जुड़ेंगे। ओके। तब तक के लिए आराम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि आप सभी।